और बिहार बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। हमारे वर्ग के लोगों को दिया, यह हम आपका सदा आभारी रहेंगे। हम आपकी सरकार ने आगे बढ़ने का उचित अवसर और हौसला दिया है। जैसे सारे गरीब वंचित लोग बोलते हैं ऐसा। जी सर। और आगे अच्छा, आप महिला वोटर्स और नौजवानों से संवाद के लिए किस तरह से उनसे बातचीत करते हैं? आपके साथ महिलाएं भी निकलती होगी प्रचार में। फर्स्ट टाइम वोटर क्या बातें करता है? और महिलाओं को भी शामिल किया है। हमारे युवा साथी स्कूल और कॉलेज में जाकर अपने युवाओं के बीच आपके द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। और हमारी महिला साथी घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से भी आपके द्वारा स्कूल कॉलेज में तो अभी एग्जाम चलती होगी, कहीं छुट्टियां चल पड़ी होगी। नहीं तो अभी जब भी एग्जाम चलता है उस पीरियड में नहीं जाते हैं। उसमें भी संगठन चलता है छात्र नेताओं का, उस पीरियड में हम लोग जाते हैं। अच्छा, आपके द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं को महिलाएं बताती है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए प्रेरित करती है। ये जो मुफ्त राशन देते हैं हम, जी सर, उनको पता है आने वाले 5 साल भी वो चालू रहने वाला है? यस सर, जब तक आप रहेंगे तब तक चलता रहेगा, ऐसा विश्वास है। धर्मेंद्र जी, आप इतने उत्साह में हैं और इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आपको सुनकर के मेरा भी उत्साह बढ़ रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर कि मुझे ऐसे प्रधानमंत्री का बात करने का मौका मिला है सर। हम सब कार्यकर्ता है भाई, हम सब कार्यकर्ता है। हर एक को अलग अलग काम मिलता है। मुझे यहाँ ये काम मिला है, आपको वहां वो काम मिला है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता है जी। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपके माध्यम से बिहार के जितने भी कार्यकर्ता अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आजादी के बाद के दशकों में बिहार के युवाओं को अगर अपने ही राज्य में शिक्षा और रोजगार का अवसर मिलता तो उनकी प्रतिभा बिहार के काम आती, इतना ही नहीं देश के भी बहुत काम आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि अब एनडीए के शासन में स्थिति बदल रही है। बिहार के युवाओं ने स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इन युवाओं को केंद्र सरकार की मुद्रा योजना जैसी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। और मैंने एक बार मन की बात में जब मैं बात कर रहा था तो मेरे बिहार के कुछ नौजवान जिनको मुद्रा योजना का लाभ मिला है, उनसे जब मैंने बातें की तो इतनी सफलता उन्होंने पाई है। इतना ही नहीं, एक बार मेरी बात हुई एक भाई से जो कोविड के समय शहर में से काम छोड़ करके घर आए थे। अब कोविड का समय था, लॉकडाउन था, क्या करे, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और वो काम इतना आगे बढ़ गया तो वो खुद ही एक व्यापारी बन गए। तो मैंने तो देखा है कि बिहार के युवाओं में बहुत बड़ी ताकत है और अब वो स्वरोजगार में भी काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे युवाओं के बारे में सोशल मीडिया पर लिखकर मतदाताओं तक संदेश पहुंचाया जा सकता है। ऐसे युवाओं की छोटी छोटी रील बनानी चाहिए, उनकी सफलता की बातें बतानी चाहिए और उन्हीं की भाषा में बतानी चाहिए और वो सोशल मीडिया पर लोगों को पहुंचाना चाहिए। और हमारे जो वंचित समुदाय के लोग हैं उन्हें सरकार की योजनाओं पर, उपलब्धियों पर लगातार बताते रहना चाहिए। आप समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ छोटी छोटी बैठकें भी जरूर करें, क्योंकि एक पोलिंग बूथ में 8-10 ऐसे प्रमुख लोग होते हैं जिनका उस वहां के मतदाताओं पर प्रभाव होता है। किसी का 50 मतदाताओं पर प्रभाव होता है, किसी का 100 पर होता है, किसी का 200 पर होता है। उन लोगों की मदद जरूर लेनी चाहिए और अभी से उनको पक्का कर लेना चाहिए कि नहीं, इस बार तो आपको मदद करनी ही होगी। तो जितना आप ऐसे प्रभावी मतदाता है जिनका 50, 100, 200, 500 मतों पर प्रभाव रहता है, उनको साथ लेना, उनके साथ लगातार बैठना
हमारे कोई बड़े लीडर आ जाए तो उनसे मिलवाना, ये हमने जरूर करना चाहिए। देखिए इन दिनों गर्मी भी बहुत होगी और इसलिए हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग माता बहनें हैं, बुजुर्ग दादा दादी हैं, उन लोगों को मतदान केंद्रों तक ले जाने की व्यवस्था और सुबह सुबह उनका मतदान हो जाए। हमें अभी से पता होना चाहिए कि हमारे बूथ में ये 40 लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, उनकी व्यवस्था करनी हो तो अभी से काम तय करना चाहिए कि भाई चलो भाई 40 लोग हैं, ये 5 लोगों की कौन जिम्मेवारी लेगा, ये 5 लोगों की कौन जिम्मेवारी लेगा, ऐसा पक्का कर लेना चाहिए। और जो पन्ना प्रमुख है ना, उनके साथ तो रोज शाम को सब काम पूरा करने के बाद डेली बैठना चाहिए, एक जगह तय कर देनी चाहिए, सब लोग पूरा दिन भर का काम पूरा करके वहां आ जाए और उनके बैठ करके दिन भर क्या हुआ, क्या अनुभव आया, किसी क्षेत्र में बाहर से किसी का टेलीफोन कराने की जरूरत है क्या, किसी को मिलवाने की जरूरत है क्या, ये सारे काम रोज करना चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है बिहार के हमारे कार्यकर्ता तो बहुत अनुभवी हैं, शायद मैं जो कह रहा हूं उससे भी ज्यादा करते होंगे। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी, आइए हम आगे बढ़ते हैं। और कौन कार्यकर्ता है जिससे बात करेंगे? नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम। मैं पुनीता बरनवाल नवादा लोकसभा क्षेत्र से बूथ संख्या 301 से हूँ। पुनीता जी नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। परिवार में सब ठीक है? सभी अच्छा है, बस आपका आवाज सुन करके काफी उत्साहित हूँ। अरे देखिए गर्मी की ऐसी मौसम है और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरी तो सब कार्यकर्ताओं से एक प्रार्थना है कि गर्मी के दिनों में जब बहुत काम करते हैं ना, पानी बहुत पीना चाहिए, अपने साथ पानी रखना ही चाहिए और जितना ज्यादा मैं तो कहता हूं संपर्क करने जाए तो हर घर से पानी मांगना चाहिए, हर घर से पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिन है, कार्यकर्ताओं की तबीयत संभालना भी बहुत जरूरी होता है। अच्छा मुझे बताइए, ऐसी गर्मी के मौसम में आप लोगों को काम का कैसे बनाया है, कैसे संपर्क करते हैं आप, कैसे जाते हैं, अभियान कैसे चलाते हैं? मोदी जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। जहाँ पे आप 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, वहां पे हम लोग, जाहिर सी बात है कि प्रोत्साहन हमें आपसे मिलती है और मैं बिना किसी परेशानी फेस किए करती हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि सभी जनसभा में अपना बात रखकर चुनाव सही से हो सके और सभी इस चीज को समझ सकें। पुनीता जी देखिए, हम सब कार्यकर्ता है और मैंने कार्यकर्ताओं को भी एक गारंटी दी है, आपको शायद याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैंने कार्यकर्ताओं को गारंटी दी है कि आप अगर 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे काम करूंगा, आप अगर 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 13 घंटा काम करूंगा, आप अगर 15 घंटा काम करेंगे तो मैं 16 घंटा काम करूंगा, क्योंकि ये मैंने गारंटी दी है कार्यकर्ताओं को और मैं कार्यकर्ताओं को जो गारंटी दी है ना उसका भरपूर पालन करता हूं। अच्छा पुनीता जी बताइए, आप अपने बूथ के स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम करके लोगों को साथ जोड़ रही हैं? सर, मैं गांव-गांव जाकर, फिर जहां तक कोशिश होती है महिलाओं के घरों में जाकर आपकी उपलब्धियां, योजनाएं बताती हूँ। तो आप बूथ में काम नहीं करती, गांव-गांव जाकर के काम करती है? हाँ, कुछ गांव भी गई हूँ, उसके बाद कई घर भी जाकर महिलाओं से संपर्क की हूँ। देखिए मेरी अपेक्षा ये है कि हम बूथ पर ही ताकत लगाएं, लेकिन वरना सब लोग दौरा करते रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो हमारी शक्ति बहुत ही
ज्यादा व्यय हो जाएगी। और इसलिए मेरा आग्रह है कि हर एक की शक्ति बूथ पर लगनी चाहिए, और बूथ जीतने के लिए क्या करते हैं उस पर ही मैं जानना चाहता हूं। बूथ जीतने के लिए सभी योजनाएं जो हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ, जिससे कि लाभार्थी लोग भी बताते हैं, उत्साहित होते हैं कि उन्होंने क्या क्या लाभ लिया है। जैसे शौचालय योजना का था, उसके बाद विश्वकर्मा योजना था। ये इसमें कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है और लोन लिया है। तो ये सारे के लोगों को, आप सभी कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है, ये भी बताइए। हो सकता है गांव में अभी भी 2-4 लोग होंगे जिनको घर नहीं मिला होगा, 2-4 लोग होंगे शायद उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला होगा, 2-4 लोग होंगे जिनको अभी नल से जल नहीं मिला होगा। उनको जरूर बताना कि मोदी जी ने ये जो काम शुरू किया है, कुछ घरों में पहुंचा है, कुछ का बाकी है, उनका भी मोदी अगली बार आकर के पूरा करने वाले हैं। ये बात हर घर में बताइए। ऐसा नहीं कि अब एक योजना बंद हो गई, नहीं, मैं तो ये घर जो भी हकदार है उनको पूरा पहुंचाना चाहता हूं। ये बात सबको बतानी होगी। ये हमारी पूरी कोशिश है माननीय प्रधानमंत्री जी। चूंकि कई लोगों ने बताया भी है कि जैसे पीएम योजना, आवास योजना के तहत बहुत लोगों को मिला भी है और कुछ लोग नहीं भी, उनको हम लोग संपर्क में लिए हैं। उसके अलावा भी और भी योजनाएं हैं जो हम लोग बताए हैं और वो लोग लाभ भी लिए हैं। पुनीता जी, हमारे कार्यकर्ता ज्यादा प्रचार करते हैं कि वोट पक्का करते हैं, क्या करते हैं? मेरा सवाल जरा कठिन है। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ पुनीता जी, नहीं होता क्या है, कभी हम प्रचार तो बहुत करते रहते हैं। देखिए, चुनाव एक विज्ञान है और उसमें तो वोटों की गिनती होती है, और गिनती में जो जीतता है वही जीतता है। और इसलिए हमारा काम सिर्फ प्रचार करना नहीं है, हमें वोट पक्का करना है। ये वोट पक्का करना ये बहुत बड़ा काम होता है। कभी कभी हमको क्या लगता है, हमने 10 लोगों को बता दिया तो हमारा काम हो गया है। 10 लोगों को बताना तो शुरुआत है, हमें कागज पे लिखकर तय करना चाहिए। इस घर में 5 वोट है, 3 वोट पक्के हुए, 2 लोगों से अभी बात करनी पड़ेगी। फलाने घर में 4 वोट है, 1 वोट पक्का हो गया, बाकी 3 के लिए बात करनी पड़ेगी। ये करते हैं क्या? हाँ, हम लोग वोट पक्का करते हैं। इस कार्य को हम लोग मिलकर करते हैं। पुनीता जी, मुझे पता चला है कि बिहार में एनडीए की वापसी के बाद माताएं बहनें बहुत खुश है। आप जब अपने बूथ पर महिलाओं से मिलती हैं तो वो इससे कितना उत्साह दिखती है। ये तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रशंसा मैं करूं वो कम है। क्योंकि सभी महिलाओं से बात करती हूँ तो वो भी अपने मुख से ऐसे ही बात करते हैं। आप जो महिला सशक्तिकरण के तहत काम किए हैं उसके लिए वो लोग उत्साहित हैं। शक्ति बंधन अधिनियम और 33% महिला आरक्षण के तहत जो कार्य हुआ है, इससे महिलाएं काफी उत्साहित हैं। इन महिलाओं को मालूम है, मैं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए काम करने वाला हूं अगले 5 साल। और हिंदुस्तान में गांव में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन जाए तो गांव की सकल सूरत बदल जाएगी। अच्छा पुनीता जी, इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे जिसकी वजह से उन्होंने
एनडीए को वोट करने का, मोदी को वोट करने का फैसला कर लिया है? इसके लिए तो सर्वप्रथम महिला सशक्तिकरण का है, उसके बाद 3 तलाक योजना है, सुकन्या योजना है, फिर आयुष्मान योजना, ई श्रम कार्ड है, किसान निधि योजना है, विश्वकर्मा योजना है। ये सभी फिलहाल इसका मुद्दा है। चलिए पुनीता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और आपकी हर बात से लगता है कि आप बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है, आपके पास हर चीज की जानकारी है। मुझे बहुत सुनकर के अच्छा लगा। पिछले 10 वर्षों में देश की माताओं, बहनों, बेटियों ने देखा है कि देश में एक ऐसी सरकार है जो नारी शक्ति की शक्ति बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और आपको मालूम है, मैं शक्ति की पूजा करता हूं और ये इंडिया अलायंस वाले कहते हैं वो शक्ति का विनाश करेंगे। ये शक्ति का विनाश करने की सोच वाले लोग ये देश का कितना बुरा करेंगे इसका आप अंदाज कर सकते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक भाजपा ने हर स्तर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। अब केंद्र सरकार ने, जैसा मैंने बताया, लखपति दीदी बनाने का अभियान तेज किया है। इसी तरह ड्रोन दीदी योजना का भी विस्तार हो गया है। इन योजनाओं को महिलाओं तक लेकर जाएं और बताएं कि केंद्र की एनडीए सरकार उनके लिए कितना सोच रही है। मेरा एक और सुझाव है, अब ये चैत्री नवरात्रि आएगी तो इस नवरात्रि में बिहार की जो नारी शक्ति है, हमने अपनी महिला केंद्रित योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस नवरात्रि के दिनों में एक विशेष महिलाओं का संपर्क अभियान करना चाहिए और उसको नाम आप दे सकते हैं शक्ति संपर्क अभियान नाम दे सकते हैं। और नवरात्रि के अंदर ये मातृ स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा हमारी जो नारी शक्ति है उनके साथ बात करनी चाहिए। लोकतंत्र में नारी शक्ति की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, विकसित भारत का हमारा संकल्प भी उतना ही सशक्त होगा। पुनीता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए हम अब और किसी कार्यकर्ता के पास चलते हैं। अब मेरे साथ कौन बात करेंगे? जी नमस्कार सर, मैं संजीव कुमार शाह, लोकसभा मधुबनी विधानसभा जाले का बूथ संख्या 85 का मैं बूथ अध्यक्ष हूँ सर। हाँ संजीव जी, बताइए। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार भैया, जी जी बताइए। जी मेरा नाम संजीव कुमार शाह सर। मैं जी संजीव जी, वो तो मैंने सुन लिया, जरा आपके इलाके का हाल चाल बताइए ना। बहुत अच्छा है सर, इस बार तो रामनवमी तो बहुत अच्छे से मनेगा सर। हाँ, अरे भाई, मिथिला की धरती के लिए तो इस बार रामनवमी बड़ी अद्भुत होने वाली है। जी सर, क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर में विराजे हैं तो पूरी मिथिला गर्व महसूस कर रही है। जी मुझे बताइए, लोगों में कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है सर, क्योंकि माँ सीता को 500 वर्षों के बाद अपना घर मिला है। हाँ जी, इस बार रामनवमी बड़ी उत्साह और सौधर्य के साथ हम लोग मनाएंगे सर। तो लोग मैं आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? जी, डबल रामनवमी होगा सर इस बार। अच्छा, गांव में गरीब को भी घर मिला और सीता माता को भी घर मिला। जी देखिए संजीव जी, ये जो दरभंगा का एयरपोर्ट शुरू हुआ है जी, इससे स्थानीय स्तर पर लोगों को कितनी सहूलियत मिल रही है? बहुत सहूलियत मिल रहा है सर। सहूलियत का तो सर एक घटना घटा था मेरे गांव में। मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता था पन्ना प्रमुख, उसके माँ का देहांत हो गया। पहले तो टाइम लगता था सर 2-3 दिन आने में, बट उसको हम लोग कॉल किए तो हम लोग फ्लाइट का टिकट बुक करा दिए, तो 1-1.5 घंटे में घर पहुंच गया और माँ के संस्कार में शामिल हो गया। जी, बहुत खुशी इस बार है सर। चलिए, अच्छा,
भले दुखद प्रसंग था, लेकिन फिर भी बेटा जब माँ के पास पहुंच जाता है तो सबको संतोष हुआ होगा। मुझे भी लगता है कि चलिए भाई एयरपोर्ट बना, लेकिन ऐसे काम आया जहां बेटे को भी संतोष हुआ होगा और माँ की आत्मा को भी शांति मिली होगी। जी 1.5 घंटा में पहुंच गया सर। हाँ जी। अच्छा संजीव जी, आपके बूथ के कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जिनके सदस्य दूसरे राज्यों में रहते हैं। ऐसे परिवारों से 2 शहरों के बारे में फीडबैक मिलता है। वो जहां रहते होंगे वहां का बताते होंगे भी वहां भाजपा का कैसा है, क्या चल रहा है, चुनाव का कैसा चल रहा है, तो उनसे क्या जानकारी मिलती है? जी जानकारी उनसे यही मिलता है कि सर 1 पेंशन 1 राशन है ना सर, तो कहीं से भी वो राशन उठा लेता है और आयुष्मान कार्ड जैसे हम लोग खुद बनाते हैं सर, तो कहीं से भी वो इलाज करवा लेते हैं। हाँ जी, ये लोगों को पता है कि बिहार का व्यक्ति भी आयुष्मान कार्ड है और वो गुजरात में होगा तो भी उसको उपचार हो जाएगा, चेन्नई में होगा तो भी उपचार हो जाएगा, ये सबको मालूम है। जी एक सर मेरा कार्यकर्ता था सर, उसका पापा मुंबई में रहता था, उसका इलाज हम दरभंगा पारस में करवाए थे। जी चलिए, मुझे अच्छा लगा। देखिए, हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे संजीव जी? जी जी जी, और भी आसानी हुई सर, पैसा भेजना का भी सही तरीका हो चुका है आसानी से, जब से यूपीआई से पैसा आ जाता है। यूपीआई से जी, पहले तो डाक से आता था। मैंने देखा है हमारे गुजरात में जो बिहार के भाई रहते हैं वो मुझे बताते हैं कि तो अपनी माँ से वीडियो पर बात करते हैं। जी देखिए संजीव जी, मैथिल परंपरा में दामाद को ईश्वर का रूप कहा जाता है, लेकिन आपके लिए तो ईश्वर ही दामाद है। मैंने देखा था कि कैसे 22 जनवरी को राम मंदिर का उत्सव होने पर मिथिला के लोगों ने अपनी बेटी के घर उपहार भेजे। मैंने देखा कि कैसे मिथिला की महिलाएं भावुक थी, भगवान राम को पाहुन कहते हुए उनकी आंखें भर आई थी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा भावुक क्षण था जी, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। जी एक सर, एक भावुक क्षण के आशीर्वाद से ही मुझे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा संकल्प का सौभाग्य मिला। लेकिन मुझे इसका दुख भी है कि बिहार के इंडी अलायंस के नेता उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, कैसे वो अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सभी जगह अपनी योजनाओं को कैसे पहुंचाना है, जनता से कैसे बातचीत करनी है, कैसे उनसे मुखातिब होना है, इसको लेकर उनकी तरफ से चर्चा की जा रही है। एक एक कार्यकर्ता से सीधा संवाद प्रधानमंत्री का आपने सुना। रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।